लेवल के लिए स्पाउस पर हूं, ठीक है। अब ये मिस्टर ए ने क्या सोचा कि भाई अब मैं डायरेक्टली तो अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर नहीं सकता, तो इसने क्या करा, एक थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करा, ठीक है। और आप इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, आप इसको एसेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन को करा एज इररिवोकेबल, ये दोनों अनरिलेटेड अनरिलेटेड। तो इसने मिस्टर बी को बोला, देख अगर मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे दूं, हाँ मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी को प्रॉपर्टी दी, दोनों अनरिलेटेड, एंड इफ इट इज इररिवोकेबल, क्या क्लबिंग लगेगी? नहीं लगेगी। और अगर मिस्टर बी अब इसकी वाइफ को ट्रांसफर कर दे एज इररिवोकेबल, तो क्या क्लबिंग लगे? नहीं लगेगी। अल्टीमेटली एसेट पहुंच गया, सरकार ने बोला भाई आप अपनी वाइफ को ना डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो, ना इनडायरेक्टली इस मीडियम के थ्रू कर सकते हो। यानी कि एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कितनी भी कोशिश कर ले, सरकार ने बस एक लाइन लिखी, ट्रांसफर ऑफ एसेट either directly or indirectly by an individual, it would be clubbed in the hands of individual। सेट है जी कहानी। जहां तक हमने बना लिया था वो आपका बन चुका था, तो आप इसको भी बना लीजिए। नोट कर रहे थे साथ साथ अभी? बना लिया सारा? चलो ये तो लिख लो एक बार, ये लिख लो। अगला भी स्पाउस के ऊपर ही है, हाँ जी। भाई स्पाउस की जो पॉइंट चल रहे हैं, एक हो गया था वो रेम्युनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न, ट्रांसफर ऑफ एसेट ही है ये टेक्निकली। हाउस प्रॉपर्टी के नीचे ही बना लो जी। उसके नीचे ही बना लीजिए। स्पाउस पे ही हूं अभी मैं, स्पाउस पे ही हूं बच्चे। क्या हूं मैं? दिखाओ। कैसे दिमाग फाइल से देख के करना है, ऐसे तो मेरा दिमाग ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो एक बार चेक करूंगा, फिर एक बार क्लास कर दी ये क्या लिख दिया क्या हुआ है ना, वो तो देखना पड़ता है। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अगर यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो ये वाला पॉइंट देखिएगा, अच्छा पॉइंट है बच्चे। सर इससे पहले जो ये पॉइंट थे, एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन, डू नॉट, वो ऐसी बस वो है कि नेचुरल कंसिडर, डू नॉट कंसिडर एडिक्वेट कंसिडरेशन, कुछ नहीं है, नहीं भी लिखेंगे। इट डू नॉट कंसिडर्ड एज एडिक्वेट कंसिडरेशन। क्या आप बोलो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आप दे रहे हो, तो ये तो एडिक्वेट कंसिडरेशन है। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरी बात सुनिएगा। सपोज करो आप एक इंडिविजुअल हो और आपके स्पाउस का एक बिजनेस है, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा डिटेल जाऊंगा, बट एक बार कहानी समझिएगा, क्योंकि ना आप समझो कि चीज को कोर लेवल पे समझना बहुत जरूरी है। आपके स्पाउस का बिजनेस है, मान लो रितेश जी आपकी बात हुई थी लास्ट क्लास में, आपकी बात से शुरू कर लेते। आपकी जो वाइफ है, फिर दोबारा कुछ होना स्टार्ट हो जाते हो, आप एग्जाम्पल पे फोकस रखना तो दोबारा वो तुम उसकी खुशी ज्यादा देर तक मत टिकने दो, है ना। दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती ना तुमसे। कैरेक्टर की बात बनाओ। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब आप समझिएगा, आपने अपनी वाइफ के बिजनेस में, एंड लेट मी टेल यू वो बिजनेस क्या है, इट्स अ पार्टनरशिप फर्म। तो इसने अपने वाइफ के बिजनेस में इन्वेस्ट करा एज कैपिटल, ठीक है। लोन भी, लोन के बाद लोन पे क्लबिंग नहीं होती,
ठीक है, लोन पे क्लबिंग नहीं होती। अगर आपको, अब आपको ये तो लूपहोल है, हाँ ये लूपहोल है, ठीक है, ये लूपहोल है, लोन दे दिया तो सर बढ़िया है, वाइफ को पैसे ही तो चाहिए थे, समझ रहे हो, लेकिन उस पे आ जाएंगे एक बार। लेकिन आपने अपनी वाइफ के बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करा, एंड दैट बिजनेस इज रन बाय अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब वो जिस फर्म में ऑपरेट करते हैं, शी इज अ पार्टनर, 50-50% पार्टनर है, तो उन्हें कुछ पैसा दी, उस पैसे पे फर्म ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, वैसे तो वो प्रॉफिट जो है वो मैडम का होगा और दूसरे पार्टनर का होगा, क्योंकि दो पार्टनर है, उन्हीं का हिस्सा है। पर क्या मैं कह सकता हूं जितना कैपिटल इसने हेल्प करी वो इसके हैंड में क्लब होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस ऑफ ए स्पाउस एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो भी प्रॉफिट वो उस कैपिटल पे कमाएंगी वो दिखने को तो उनका है, पर कहने से इट शुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर इंडिविजुअल। यहां तक क्लियर है? आप सब पीजीबीबी पढ़ चुके हो, आपकी नॉलेज चेक कर रहा हूं। आपने, फर्म का टोटल कैपिटल है 5 करोड़, इसने डाल दिया 1 करोड़ और, टोटल कैपिटल कितना हो गया? 6 करोड़। प्रॉफिट है 3 करोड़, मैडम का हिस्सा कितना आएगा? 1.5 करोड़ ना, 3 करोड़ है, आराम से दो पार्टनर थे जो कहानी चल रही थी, फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 3 करोड़, मैडम का हिस्सा 1.5 करोड़, और दूसरे पार्टनर का 1.5, उसका तो पता ही नहीं वो क्या है उसका, मैडम को कितना आया? 1.5 करोड़। क्या वो 1.5 करोड़ में से कुछ हिस्सा, अब मैं और कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहा, कुछ हिस्सा इधर क्लब होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना कुछ कि इतने प्रॉफिट में से इसका कितना, तो क्या कुछ रितेश के हैंड्स में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? आंसर इज नहीं होगा, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट पार्टनर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता है, तो क्लबिंग भी कैसे हो जाए? काफी डिटेल्ड कनेक्ट करा। आप बस पीजीबीपी का वो प्रोविजन याद करिए, प्रॉफिट्स जो होते थे फर्म को, उसका हिस्सा जो पार्टनर पे आता था तो एग्जेम्प्ट होता है, तो वो एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एग्जेम्प्ट ही रहेगा, समझ रहे हो? ये भी आपको मैं लिखा हुआ भी दिखा दूंगा, एग्जाम्पल भी बना लेंगे, ठीक है। बट आइए अब रियल इंटेंशन पे चलते हैं, क्योंकि इस तरीके से घूम कर आता है वो है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इंडिविजुअल इन स्पाउस बिजनेस, और बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है एज कैपिटल। अगर एज लोन होता तो क्लबिंग प्रोविजन डू नॉट अप्लाई। ये बात आपको जिंदगी में दिख जाएंगे जब आप पढ़ना चालू करोगे ढंग से, ठीक है, लिख भी लेंगे यहाँ पर। आगे सुनिए सर, अब कहानी क्या है? कहानी ये है भाई, प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 19-20, और 1/4/19 को कैपिटल कितने का है बेटे? 2 लाख। और 1/4/19 को ही मिस्टर ए ने कितना इन्वेस्ट करा इन मिसेस ए बिजनेस एज कैपिटल? बड़े ध्यान से सुनिएगा, धंधा चल रहा था 19-20 में, ठीक है, और मिस्टर ए ने जो इन्वेस्ट करे कौन से दिन इन्वेस्ट करे? दिस डेट इज रेलिवेंट। अगर ये बंदे ने 2 तारीख को इन्वेस्ट करा होता ना, तो उस साल में क्लबिंग नहीं लगती, बिकॉज इनकम टैक्स का प्रोविजन कहता है द अमाउंट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल ऑन द फर्स्ट डे, if he is investing on 10th April, he is investing on 10th July, whatever date, क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगती। बहुत अजीब बात है, पर यही, यानी कि आपके लिए ये डेट जो मैंने लिखी है, ये यहां पे भी लिखा है फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1/4/19 को ऑलरेडी देखो, मैडम का बिजनेस तो चल ही रहा था, 1/4/19 को मैडम का कैपिटल कितने का था? 2 लाख का। और मिस्टर ए ने इन्वेस्ट कितना करा? 50,000। तो ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो मिस्टर ए ने इन्वेस्ट करा 50,000। मेरे को ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे दूसरा एग्जांपल बनाओ, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं प्रॉफिट कितने का हो गया बेटे? 50,000। तो आप मुझे बताइए, क्या ये प्रॉफिट सारा का सारा 50,000, क्या मैं ये बोलूं मिसेज ए के हैंड में टैक्सेबल करूं, या मैं बोलूं कि थोड़ा सा मिसेज ए के हैंड में और थोड़ा सा मिस्टर ए के हैंड में? क्योंकि मैं क्लबिंग लगा रहा हूं भाई, ये जो 50,000 का प्रॉफिट है, ये 50,000 के कैपिटल की वजह से भी कमाया गया। तो आप ध्यान से देखिएगा कहाँ लिखा हुआ है, मैं इधर ही बना रहा हूं, मुझे वो नहीं पता। आप मुझे बताइए व्हाट इज द टोटल कैपिटल? 2.5 लाख। 2 लाख मैडम का था, 50 इसका डला,
और आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितना कमाया? 50,000 इज अर्नड ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 लाख. सो हाउ मच प्रॉफिट इज अर्नड ऑन 50,000? कितना आ रहा है बच्चा? So 10,000 would be clubbed in the hands of Mr. A. 10,000 would be clubbed in the hands of Mr. A. कोई दिक्कत? आ रहा हूँ एक मिनट. हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए. रितेश तो पार्टनर है नहीं, इसको कितना होना चाहिए? हाँ जी, पार्टनर नहीं है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस नहीं हो सकता क्या? उसमें कंट्रीब्यूट कर दिए. नहीं, ये फर्म नहीं है, सोल प्रोप्राइटर. मतलब मिसेस ए. हाँ जी, दिस इज अ बिजनेस. सोल प्रोप्राइटर. एक बार दोबारा देखने की कोशिश करिएगा. मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ. कैपिटल कितने का था ओरिजिनल? 2 लाख का. पहली तारीख को ही मैंने इन्वेस्ट करा 50,000. तो यहां बना दिया मिस्टर ए ने ट्रांसफर करा मिसेज ए को 1/4/19 को. 1/4/19 को कितना? 50,000. तो बात इतनी है. और आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना कमाया था? सो हाउ मच वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए? 10,000. और जो मिसेज ए की इनकम हो गई वो ये होगी. पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? आप ये प्लीज ईयर्स और वो साथ साथ ही लिख लीजिए, मैं इसको ठीक करता जाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगी. पहले आप 19-20 तक का बना लीजिए, मैंने जो मार्क करा है. अभी वो मैं आऊंगा उस पर दोबारा. अभी उस पर भी बोलूंगा एक चीज. ईयर प्लीज, अगर आपने पहले नोट्स बना लिए थे तो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, ठीक कर लेना. अगले साल का भी एनालिसिस करना है क्योंकि अगले साल का बोलूं बच्चे? ठीक है, कोई नहीं, लिख लीजिएगा नाम सब. सर, अगर बिजनेस ही फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है आज, सिचुएशन आपको टेक केयर करनी होगी, और मैं वही कर रहा हूँ जो है आपके बुक्स में. सब ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट हो रहा, आज स्टार्ट हो रहा, और आज मैडम 2 लाख डाल रही हो और मैडम के हस्बैंड 50,000 डाल रहे हो, पर आज तो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर नहीं है. तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तब मैं 1 अप्रैल ही देखूंगा, तब बिजनेस स्टार्ट वाली डेट दे. मतलब समझ रहे हो? ये तो कंटिन्यूअस बिजनेस है. कंटिन्यूअस बिजनेस में मुझे हमेशा कौन सी डेट देखनी है बच्चे? 1 अप्रैल. एंड इफ इट इज अ न्यूली सेटअप, तो ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट उस दिन कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो वो मुझे कंसिडर करना. चलिए बताइए, इधर तक लिख लिया? सर धंधा तो चलता जा रहा है ना. हाँ बेटे हाँ. अब आप मुझे बताइए, 2 लाख 19-20 में क्या था? 2 लाख का कैपिटल, 50 और आ गया था 2.5, और 50 का प्रॉफिट भी, तो प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, तो कैपिटल में ही जुड़ जाता है. तो टोटल कैपिटल तो 3 लाख हो जाएगा ना. 1/4/20 को कैपिटल कितना हुआ? 2 लाख का कैपिटल वैसे है बच्चे, वो तो मैडम का था. 50 हस्बैंड ने डाला, और 50,000 का टोटल प्रॉफिट. सो कैन आई से दिस इज द टोटल कैपिटल नाउ. ठीक है ना? क्लियर है ना? 20-21 में कितने का प्रॉफिट कमाया सर? 1 लाख रुपए. 2 लाख तो ओरिजिनल कैपिटल मैडम का, 50 हस्बैंड ने दिया था, और जो आपने बच्चे प्रॉफिट कमाए
तो वो भी तो कैपिटल में ही चले जाते हैं। लेकिन प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, नेट प्रॉफिट आप कैपिटल के नीचे ऐड करते हो। लेकिन सर 40 नहीं होना चाहिए जो प्रॉफिट का 10 तो इसके हैंड में टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल हो रहा है, पर पैसा धंधे के पास ही पड़ा हुआ है, तो वो अकाउंटिंग लेवल पे ऐसे नहीं हो रहा होता ना, समझ रहे? तो पहले बताइए 3 लाख समझ आया? अब आप समझो 20-21 में कितना प्रॉफिट कमाया? 1 लाख। कहने से ये जो 1 लाख है ये 3 लाख के ऊपर कमाया। मैं 3 लाख के कैपिटल पे था, पूरे साल 1 लाख कमाया, तो मैंने जो 1 लाख कमाया कितने कैपिटल पे कमाया? 3 लाख। तो ए का कितना हिस्सा आप क्लब करो। आई मीन ए ने कैपिटल कितना डाला था? 50,000। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 1 लाख रुपए 3 लाख पे कमाया है तो भाई ने तो 50,000 डाला था। लेकिन एक दूसरा हो सकता है कि नहीं सर 50 नहीं, 50 + 10, ये दोनों अप्रोच चलती है, आपको दोनों मिल सकती है। यहाँ पे एक बनी हुई है, अभी मैं दूसरी बना दूंगा। यहाँ पे क्या करा हुआ है, 1 लाख जो है कितने कैपिटल पे? 3 लाख पे। सो हाउ मच ऑन 60,000? 60,000 समझ रहे हो आप? 50 ओरिजिनल और उसका 10,000 भी उसका कैपिटल मान लिया गया, 60,000। ठीक है, तो इसका मतलब कितना क्लबिंग हो जाएगा? और जो बच गया बच्चे वो भी आप ऐसे ही 260 कर दोगे। एक तो ये अप्रोच हो सकती है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है बच्चे, कि मैंने 1 लाख जो कमाया वो 3 लाख पे कमाया, और मैं उसका ओरिजिनल कैपिटल को ही मानूंगा, तो मैं क्या मान लूंगा उसे? 50,000। 16,667। और दूसरी फिर यहाँ पे काउंटर क्या हो जाएगा, 1 लाख जो कमाया वो 3 लाख पे कमाया, तो 2.5 लाख पे कितना हुआ? सो दैट इज 83,330। आपको ये दोनों समझ आने चाहिए, सो दैट आप जब मॉड्यूल देखें, कोई क्वेश्चन देखें, तो आपको कोई भी अप्रोच ऐसे और ऑल्टरनेटिव लिखा हुआ था कि दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर, तो आपको समझ आना चाहिए। अ, 240 किधर दोस्त? हाँ, सिक्स टोटल कैपिटल तो 3 है ना, तो 3 में से अगर 60 इधर है तो बचा हुआ तो मिसेज ए का हुआ ना, समझ रहे? क्या ये क्लियर है? समझ आ गया 240? प्रीत आ गया ना समझ? क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? इसके ऊपर मेरे पास क्वेश्चन है, पर मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको कराऊं, फिर उसके बाद फाइल खोलेंगे। छोटी सी चीज आप ये लिख सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल बना के ही लिख देते हैं, चाहे यहीं पे ही आप, आई मीन लिखना छोटा सा एग्जाम्पल बना दो। एक फर्म है बच्चे, उसमें मिसेस ए का कैपिटल 1 लाख है, और एक इंसान है मिस्टर बी, उसका भी कैपिटल कितना है? 1 लाख। ये कैपिटल है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म? 2 लाख। मिस्टर ए ने मिसेस ए को ऑन 1/4, चलो ईयर भी लिख देते हैं, 1/4 25, और ये जो कैपिटल है ये भी कौन से देने हैं बच्चे? 1/4 25। 1/4 25 इसने 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इसने अपनी वाइफ को 1 लाख रुपए दिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? अच्छा, अब अगर मैं बोलूं इसके बाद प्रॉफिट्स ऑफ फर्म कौन से साल में बच्चे? 25-26 में 60,000 रुपए। तो क्या आप इस 60,000 की डिस्ट्रीब्यूशन समझ पा रहे हैं? अगर मैं, हाँ,
ठीक है, अगर मैं कैपिटल रेशियो के बेसिस पे ही, अच्छा क्लबिंग के लिए तो यही होगा भाई, पार्टनरशिप हम जैसे मर्जी बांटता रहे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं मिसेस ए का प्रॉफिट कितना और मिस्टर बी का प्रॉफिट कितना, हम्म, क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलो वैसे तो पीएसआर होता है, मैं आपको बोलता हूं, क्या ये जो 1 लाख रुपए, मेरे को अमाउंट से अब जस्टिफाई नहीं करना, क्या द प्रॉफिट्स अर्नड ऑन ₹1 लाख that is contributed by Mr. A will be taxable in the hands of A or exempt in the hands of, exempt in the hands of, क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चे, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज exempt in the hands of shareholder, in the hands of partner, so it will be exempt in the hands of Mr. A। क्या हुआ यार? लिख लिया था बच्चों ने? नहीं लिखा था? फिर इसके हैंड से नहीं होगा, पार्टनर के हैंड में भी नहीं होता ना बच्चे। जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है, ठीक है, क्या वो क्लबिंग होगी? नहीं होगी, क्लबिंग होगी ही नहीं। लूपहोल क्यों हुआ? फर्म के हैंड्स में तो टैक्सेबल है ही, डबल टैक्सेशन होता था, पीजी हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा ये मैं बना रहा हूं बच्चे, अभी बिल्कुल भी नहीं लिखा था बच्चों ने। मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूँ, वही एग्जाम्पल वैसे बना दो। चलिए आइए, बस आगे बढ़ना है। स्पाउस का हो गया आपका, मिस्टर ए ने ₹1 लाख दिए तो मिसेज ए, और मिसेज ए ने इसको कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? इन अ फर्म। मिसेज ए का खुद का कैपिटल 1 लाख। अब फर्म जो है अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट्स। तो अगर मैं आपको बोलूं इस फर्म में 2 पार्टनर थे, मिसेस ए और मिस्टर बी, एंड ऐसा भी ले लेते हैं कि रेशियो क्या है इनका, 1:1। तो क्या आप मुझे मिसेस ए का प्रॉफिट बता सकते हैं? 30,000, 1:1 ले रहा हूं अभी मैं। और क्या आप मुझे मिस्टर बी का प्रॉफिट बता सकते हैं? 30,000। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे जनरली, मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, ऐसा आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा, ये जो 30,000 का प्रॉफिट है ये कितने कैपिटल पे कमाया गया? 2 लाख पे, क्योंकि अब मैं उसके कैपिटल के अंदर और जाऊंगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप ये मान लीजिए जो इसका हिस्सा है वो इसके कैपिटल पर है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 30,000 2 लाख पे कमाया गया है? तो आप मुझे बताओ कि जो इसके हस्बैंड ने गिफ्ट करा वो कितना करा? 1 लाख। तो कितना हो जाएगा? 15,000। अब आप मुझे बताइए
ये जो 15,000 का प्रॉफिट है, इट विल बी exempt in the hands of मिस्टर। सेट है कहानी। क्योंकि भाई अगर ये मैं क्लबिंग ना भी लगाता तो भी ये 30,000 तो एग्जेम्प्ट ही होना था ना पार्टनर के हैंड्स में। मान लो क्लबिंग प्रोविजन नहीं है, होते ही नहीं क्लबिंग प्रोविजन, ये 30,000 को आप टैक्सेबल कर दे किसी को? ये जो 30,000 है ये तो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये तो एग्जेम्प्ट है। तो कल को इसके अंदर क्लबिंग करोगे तो टैक्स पे थोड़ा ना कर दोगे किसी बंदे के हैंड्स में। समझ रहे हो? आपको बस ये ध्यान रखना है दैट इफ अ इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन वाइफ्स बिजनेस एंड दैट बिजनेस अ पार्टनरशिप फर्म, तो वो जो फर्म का प्रॉफिट है वो क्लब नहीं। लेकिन अगर ये सोल प्रोप्राइटर होता तो हो जाता। बताइए, क्लियर है बच्चे? समझ आ गया ना ये टेबल से? आपको सिर्फ वो लाइन समझनी थी, ठीक है? वो लाइन समझ आनी चाहिए। ओके, ऑल क्लियर टिल हियर? अगर आपको क्लियर है मैंने वही पैटर्न नहीं लिया, मैंने -1 कर दिया पहला ऑप्शन। आपको किसी बुक में भी नहीं दिखेगा, मैं फर्स्ट टाइम करूंगा, ऐसा कहीं नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल अप्रोच से सोचो, 4,500 का प्रॉफिट था, मैंने दोनों में काट दिया, 30,000 इसका, 30,000 इसका। फिर मेरे को किसी के अंदर इसने हस्बैंड ने वाइफ को इसी प्रॉफिट में से हिस्सा होगा, ठीक है? तो ये 30,000 कितने कैपिटल में कमाया होगा? अपने एक और इसके एक पे को कमाऊंगा। मैं ये मान रहा हूँ कि अपना प्रॉफिट अपने कैपिटल में करूँ। आप बोलो नहीं सर वैसे ही फॉलो करो, मैं वैसे भी कर सकता था। टोटल 60,000 अगर अगले का भी 1 लाख होता, 3 लाख पे होता, तो अप्रोच हो रही है अलग। समझ रहे हो? आप उसको ऐसे मत लो, ठीक है? उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं दिखने वाला आपको ऐसे। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने प्रॉफिट मान लिया, फिर मैंने इस प्रॉफिट को पकड़ लिया कि चलो अब ये प्रॉफिट इसका है, तो इसका अपना कैपिटल 1 लाख और गिफ्टेड कैपिटल भी 1 लाख, तो ये 2 लाख पे तो 1 लाख पे। ठीक है बच्चे? कहिए साहब जी, क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आपको ले दे के समझ आ गया होगा कि एक इंडिविजुअल जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है और अगर वो कंसर्न पैसे देती है तो भी क्लब हो जाता है, कोई एसेट ट्रांसफर करता है डायरेक्टली तो भी क्लबिंग हो जाती है, हाउस प्रॉपर्टी करता है तो डीम्ड ओनरशिप हो जाती है, और अगर वाइफ के बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो भी, बट डेट इंपॉर्टेंट क्या है, 1/4 को इन्वेस्ट होना चाहिए, तो भी क्लबिंग प्रोविजन हो जाए। अब आप मुझे बताइए, अब आप अपने स्पाउस को कैसे ट्रांसफर करेंगे? कोई रास्ता रह गया? यस सर, क्या रास्ता है? अच्छे से बात कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, बिजनेस के अंदर वो अलग कर सकते हैं, ठीक है? एक लोन, लोन तो दे ही सकते, एक लोन दे सकते ठीक है, लोन आप दे सकते हो, बट फिर वो नेक्स्ट डे से वो कैपिटल बन जाता है, 1 साल की प्लानिंग है। और ये बोल रहे हैं सीधे कैश में दे सकते अगर आप कैश देते हो और वो एसेट एक्वायर कर लेते हो तो क्लबिंग लग जाता है, मैं उस पर भी बोल नहीं सकता। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ ऐसा कर सकते हो कि आप ट्रांसफर नहीं कर रहे, आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरी वाइफ को अपने सारे एसेट ट्रांसफर। ओ माय गॉड, हैं। वो हमें नहीं देते सर, वो तो हमें नहीं देते, उनको क्यों देंगे? हाँ, क्योंकि आप उनको ट्रांसफर करना चाहते हो अपना सब कुछ, आपके नाम पे प्रॉपर्टी आप कर नहीं पा रहे, आपने सारे रास्ते देख लिए, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। ये कर सकते हैं कि हमारे स्पाउस के पेरेंट्स को दे दें और वो हाँ जी, स्पाउस क्या करें? स्पाउस के पेरेंट्स को दे हम और उनसे कहें कि आप फिलहाल प्रॉपर्टी स्पाउस को दें। आप दे रहे हो स्पाउस के पेरेंट्स को? अच्छा हाँ, दे सकते हो, कोई क्लबिंग नहीं लगेगी। फिर उसके बाद वाइफ फिर वो वाइफ को, तो वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा मैडम, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। दोनों लिखा। समझ रहे हो? अब समझिएगा। गिफ्ट है ना सर वो। हाँ, अब ध्यान से सुनो, अब एक बार मुझे फ्लो बनाना है प्लीज। अब एक चीज समझिएगा, मैं डायरेक्टली अपनी वाइफ को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि प्लीज इधर सुनिएगा, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि आपके पास जो जो एसेट है वो मेरी वाइफ को ट्रांसफर।
ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए, क्या इस पे भी सरकार ने रोक लगा दी? लगा। आपका दिमाग और भी चल सकता है, पर मैं थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा। मैं बोलूंगा अगर फादर इन लॉ या मदर इन लॉ एसेट किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, सन इन लॉ की बात नहीं हो रही, समझ रहे हो? यानी कि फादर इन लॉ और मदर इन लॉ आर ट्रांसफरिंग टू डॉटर इन लॉ। दुनिया का ध्यान से 2 मिनट में खत्म होगा। ट्रांसफर करते हैं एसेट एज गिफ्ट और इनएडिक्वेट, तो इनकम ऑन सच एसेट वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। बस एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है एडिक्वेट कंसिडर। ले दे के बात इतनी है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रांसफर नहीं कर रहा था, उसने अपने पेरेंट्स को परेशान कर दिया, तुम अपने एसेट उनको दो। ऐसा हो सकता है सरकार ने देखा हो, तो सरकार ने दिखाया यार ये तो फादर इन लॉ से ट्रांसफर करवा रहे, मदर इन लॉ से ट्रांसफर करवा रहे। तो सरकार ने बोला भाई फादर इन लॉ मदर इन लॉ अगर अपने डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर करते हैं एज फ्री गिफ्ट, तो हम क्लबिंग प्रोविजन लगा देंगे, जो भी इनकम डॉटर इन लॉ को होगी वो क्लब्ड हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर हु कुड बी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। ध्यान से सुनिएगा बात को। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। चलो ये वाला तो लिख लो आप। एक्सेप्शन क्या है बस इसकी बच्चे? एडिक्वेट कंसिडरेशन लिख दीजिएगा। अगर एक यही लिखना है पूरा का पूरा, अराइजिंग टू सन्स वाइफ, क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ट्रांसफरिंग द एसेट टू डॉटर इन लॉ। तो जो भी और एज गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो भी इनकम डॉटर इन लॉ को होगी इट वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। एक्सेप्शन क्या है? ओनली इन केस ऑफ एडिक्वेट कंसिडरेशन। किसी भी केस में एडिक्वेट कंसीडरेशन लेते हैं, ठीक है, फिर वो कैश में वापस कर दिया। ये सब चीजें तो वही सब। हमने एक जगह पे हाउस में पढ़ा था वो, कि अगर ऐसा होता है तो डीम्ड ओनरशिप नहीं लग पाता, पर क्लबिंग लग जाता है। लग जाएगा वो, अगर मैं ट्रेस कर लिया अल्टीमेटली कि हाँ ट्रेस होगा, तो अनलेस इट इज अनट्रेसेबल कोई वो नहीं। अभी मत लिखो, नहीं लिख लिया कोई बात नहीं, पर इसका मैं एक प्रोसेस बनाऊंगा तभी वो। यहाँ तक हो गया बच्चे? एनजीओ किसी को ट्रांसफर, हाँ जी, एनजीओ किसी को ट्रांसफर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिखा होगा तो। एक चीज और लिख लीजिएगा, ये चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि फादर इन लॉ ने सोचा क्यों ना हम किसी और इंसान को ट्रांसफर कर दें और फिर डॉटर इन लॉ को एसेट चला जाए। नहीं होगा जी। जिस तरीके से एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो, उसी तरीके से फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आप मुझे एक बात बताइए, सरकार को ये लोग खुद बताते होंगे कि हमने ट्रांसफर करा है? जब सरकार पकड़ेगी तब पता लगेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप ट्रांसफर कर रहे हैं चुपचाप, जब तक सरकार को नहीं पता लग रहा, कौन दिख रहा है? कोई भी नहीं दिख रहा। क्लियर है? बताइए, ऑयल प्लेटेड है। तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ का इतना ही था जी। लास्ट, अब लास्ट नहीं है, 2-3 टॉपिक है, पर अब आप एक बार फोकस से फ्लो से सुनिएगा, सारे प्रोविजन पहले आएंगे। क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, क्या छोटे बच्चों को इनकम होती है? आजकल यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, एंड देयर कैन बी मेनी कॉम्पिटिशंस आल्सो जिसमें क्विज होती है, बच्चा कुछ पैसे जीत रहा है, ठीक है। या अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूं, जैसे मैंने इनाया के नाम पर जब भी उसका बर्थडे कुछ होता है तो एक अकाउंट होता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है। तो उसमें हम लोग कंटिन्यूअसली विदेश की इतना पैसा डाल रहे हैं, तो वो पैसा डल रहा है। सबसे पहले मैं उस पैसे की बात कर लेता हूँ। अगर मैंने उसमें 1 लाख रुपए डाला, तो आपने गिफ्ट पढ़ा होगा, गिफ्ट पढ़ा है, कुछ बच्चों ने पढ़ा है, क्या गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव को गिफ्ट देना टैक्सेबल नहीं है। पर भैया उस अकाउंट में जब 1 लाख डले तो इंटरेस्ट तो मिल रहा है, वो इंटरेस्ट अकाउंट होल्डर की इनकम है, अकाउंट होल्डर की होती है, अकाउंट होल्डर इज एन आया।
तो क्या वो जो इनकम है वो बच्चे के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, या वो इट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स? एग्जैक्टली। यानी कि सुनते जाइएगा, अगर माइनर चाइल्ड को कोई इनकम होती है तो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। पहली बात, कौन से पेरेंट्स, मेरे हैंड्स में या मैम के हैंड्स में? इट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट जिसकी टोटल इनकम बिफोर दैट क्लबिंग इज हायर। भाई ब्याज की इनकम हो रही है, वो ब्याज या तो मेरे हैंड्स में टैक्सेबल होगा या मैडम के हैंड्स में होगा। ये कैसे डिसाइड होगा? जिसकी टोटल इनकम हायर। ठीक है साहब? तो माइनर चाइल्ड को अगर एक जनरल, पहले जनरल प्रोविजन से, ऑल इनकम अर्नड बाय माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ his or her parents. It would be clubbed in the hands of that parent whose total income before such clubbing is high. सुनते जाइएगा भी। Any income earned by minor child out of skill, talent, specialized knowledge, experience would be taxable in the hands of minor child itself. Clubbing provision would not apply. मतलब सर बेटे आज के टाइम पे बच्चे भी हैं करोड़ों कमा, कह रहा हूं चाहे लाखों कमा रहे हो, क्या उनका पैन कार्ड नहीं बन सकता? बन सकता है। क्या वो रिटर्न भरेंगे? भरेंगे, बस गार्जियन का सिग्नेचर जाएगा, दे हैव टू पे टैक्स। क्योंकि भाई अगर अपनी मेहनत से कमाओगे तो क्लबिंग प्रोविजंस नहीं ले, जैसे वहां पे था स्पाउस मेहनत से कमाने क्लबिंग नहीं है, छोटा बच्चा भी अपनी मेहनत से कमा रहा है, क्लबिंग नहीं। आप समझो, एक बच्चा है वो बहुत टीवी शोज करता है और उसके पास करोड़ रुपीज है, 10 करोड़, वो 10 करोड़ किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? बच्चे के हाथ में। ठीक है, बच्चे आउट ऑफ योर स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस कमाया। ठीक है, आपको कोई शो पता है छोटे बच्चों को? इंडियाज गॉट टैलेंट, IUPU पता है आप? देखो मेरे घर में यही शो चल रहे होते हैं। अच्छा शो है वो। हाँ, यूट्यूब पर है, IUNPU, मतलब तो मतलब ठीक शो है, फैमिली शो टाइप है, छोटे बच्चे भी है मतलब। तो क्या बेटे आपको कुछ पता नहीं, मेरे को देखो कितना ज्यादा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, उनको जो इनकम हो रही